चलें आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं ज़रा। और हम यहाँ पर कंसोलिडेटेड पीएनएल का टॉपिक कर रहे हैं। कंसोलिडेटेड पीएनएल के अंदर हमने जो देखा था दैट इज कि क्या क्या एडजस्टमेंट्स के अंदर हो सकती हैं। जो मेन एडजस्टमेंट्स हमारे पास थी दैट वाज द इंट्रा सेल्स एंड इंट्रा परचेजेस की अमाउंट को एलिमिनेट करना। इसी तरीके से एक और जो मेन एडजस्टमेंट थी दैट इज द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट क्या होगी। तो ये सारी चीजें हमने इसके अंदर देखी थी और मोस्ट प्रोबेबली आज हम इन सारी चीजों को एक मरतबा फिर से रिकॉल भी करेंगे। और आज हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं दैट इज द मिड ईयर एक्विजिशन। लास्ट दो एडजस्टमेंट्स हमारे पास यहाँ पर जस्ट रह गई हैं इसकी। मिड ईयर एक्विजिशन, what is mid-year acquisition? That if the subsidiary is acquired इन द मिड ऑफ द ईयर। देखें अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उन तमाम क्वेश्चंस के अंदर सब्सिडरी को हमने एक्वायर किया था ईदर एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द ईयर। यानी कि जब भी एक्विजिशन होती थी या तो 1 जनवरी पे होती थी या फिर वो होती थी 31 दिसंबर पे। बट इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट कंपल्सरी कि अब एक्विजिशन हमेशा ईयर के स्टार्ट में करें या ईयर के एंड में करें। फॉर एग्जाम्पल अगर एक आपके पास अकाउंटिंग पीरियड है एंड दैट अकाउंटिंग पीरियड इज एंडिंग ऑन 31st December 2022. So there is a possibility that a company might have acquired a subsidiary company during the year. हो सकता है कि हमने 1 August 2022 के ऊपर सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर किया हो। हमने 1 August 2022 पे सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर किया हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। सो इट मींस कि अगर हम 1 August पे अगर एक्वायर कर रहे हैं और हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट को अगर हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, याद रहे बैलेंस शीट के अंदर भी हमने मीडियर एक्विजिशन देखा था और वहां पे जो प्रॉब्लम था वो ये था कि रिटेन अर्निंग एट द डेट ऑफ एक्विजिशन गिवन नहीं होता था, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ा रिटेन अर्निंग एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। यहां पर आपने क्या करना है, कंसोलिडेट पीएनएल को कंसोलिडेट करना है। बस सिर्फ एक बात आपने याद रखनी है कि आपने सब्सिडरी यानी कि जब हम कंसोलिडेट कर रहे होंगे तो आपने एक बात याद रखनी है कि आपने सब्सिडरी कंपनी के यानी कि जो भी आपकी सब्सिडरी है, सब्सिडरी कंपनी के तमाम लाइन आइटम्स को, ऑल लाइन आइटम्स, चाहे वो रेवेन्यूज हो चाहे वो एक्सपेंसेस हो, ऑल लाइन आइटम्स को आपने पोस्ट एक्विजिशन मंथ्स पे प्रोपोर्शनेट करना है। आपने पोस्ट एक्विजिशन मंथ्स पे प्रोपोर्शनेट करना है। जी हाँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब भी आपके पास यहाँ पर सब्सिडरी कंपनी को सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर करेंगे मिड ईयर के ऊपर, all what you have to do, all line items must be proportionated at post acquisition months। आपने पोस्ट एक्विजिशन मंथ्स के ऊपर उसको प्रोपोर्शनेट करना है। याद रखिएगा ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ा ब्लंडर यहाँ पे स्टूडेंट्स मारते हैं। क्या मारते हैं कि नॉर्मली जब बैलेंस शीट आती है तो बैलेंस शीट के अंदर प्रॉब्लम नहीं होती। रीजन भी क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर अगर आपने क्वेश्चन को सही से रीड नहीं किया और मिड ईयर एक्विजिशन का क्वेश्चन है तो होगा ये कि आप जब नेट एसेट्स कैलकुलेट कर रहे होंगे तो रिटेन अर्निंग एट द डेट ऑफ एक्विजिशन आपको मिलेगा ही नहीं, वो क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। तो जब नहीं गिवन होगा तो आपको फौरन लगेगा अरे ये तो मिड ईयर एक्विजिशन का क्वेश्चन है। लेकिन अगर पीएनएल का क्वेश्चन आएगा तो स्टूडेंट्स नॉर्मली पीएनएल के क्वेश्चन के अंदर ब्लंडर करते हैं, वो सब्सिडरी कंपनी के तमाम लाइन आइटम्स को 100% के ऊपर ले लेते हैं, जबकि हम उसको 100% पे नहीं लेंगे। हम पोस्ट एक्विजिशन यानी कि अगर हमने August 1 को एक्वायर किया तो इट मींस अगस्त से लेकर दिसंबर, आए जरा मंथ्स काउंट करते हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि 5 महीने, 5 months हमारे पोस्ट एक्विजिशन है। इट मींस ऑल द लाइन आइटम्स ऑफ अ सब्सिडरी नॉट पेरेंट, सब्सिडरी के तमाम लाइन आइटम्स को हम पोस्ट एक्विजिशन मंथ्स के ऊपर कंसोलिडेट करेंगे, यानी कि 5 months के रेवेन्यूज एंड 5 months के एक्सपेंसेस कंसिडर करेंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये जी प्लीज बताएं जरा। दिस इज दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक, दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। इसके अलावा मिड ईयर एक्विजिशन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऑल लाइन आइटम सब्सिडरी के ऑल लाइन आइटम्स को हमें पोस्ट एक्विजिशन मंथ्स के ऊपर जो है वो कंसोलिडेट करना है। जी यहां तक क्लियर है सबको? प्लीज एक्नॉलेज करें जरा। सब्सिडरी कंपनी के तमाम लाइन आइटम्स को हम पोस्ट एक्विजिशन मंथ्स के ऊपर कंसोलिडेट करेंगे। सब्सिडरी कंपनी के तमाम लाइन आइटम्स को हम पोस्ट एक्विजिशन मंथ्स के ऊपर कंसोलिडेट करेंगे।
बस सिर्फ इतना आपने ध्यान रखना है कि जब हम पीएनएल कंसोलिडेट कर रहे होंगे और मिड ईयर एक्विजिशन का क्वेश्चन है, सो ऑल लाइन आइटम्स ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी, चाहे वो रेवेन्यू हो, इनकम टैक्स हो या कोई भी लाइन आइटम हो, शुड बी कंसोलिडेटेड एट पोस्ट एक्विजिशन मंथ्स। ये आपने ध्यान में रखना है इसके अंदर। तो अभी हम इसका क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज, इसके साथ साथ एक और चीज जरा समझते हैं, इसके साथ साथ एक और चीज समझते हैं जरा, एक और चीज हम समझते हैं जरा, एक और चीज हम यहां पर समझते हैं जरा। हमें पता है कि जब हम पीएनएल बना रहे होते हैं तो उस पीएनएल के अंदर डिफरेंट लाइन आइटम्स होते हैं, डिफरेंट लाइन आइटम्स होते हैं हमारे पास। लाइक हमारे पास रेवेन्यूज हैं, रेवेन्यूज में से हम माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स को, तो हमारे पास आता है दैट इज द ग्रॉस प्रॉफिट। उस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। अदर इनकम है तो उसको ऐड कर देंगे। अदर इनकम को ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाता है नॉर्मली पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें से फिर हम माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस, जिसको नॉर्मली फाइनेंस कॉस्ट भी कहा जाता है। तो हमारे पास आंसर आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इसमें से हम माइनस कर देते हैं इनकम टैक्स, इनकम टैक्स को माइनस कर देते हैं, तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है दैट इज नोन एज व्हाट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। याद रखिएगा, और हमें याद भी है कि ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आपके पास आ रहा है ये फाइनल नहीं है, ये पीएनएल कंप्लीट नहीं हुई, ये पीएनएल अभी कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट पीएनएल है। आईएफआरएस के मुताबिक इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर आपको एक और चीज इसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी, और वो चीज जो आपको ऐड करनी पड़ेगी उसका नाम है ओसीआई। मुझे बताएं जरा, ओसीआई स्टैंड्स फॉर व्हाट? ओसीआई स्टैंड्स फॉर व्हाट? ओसीआई स्टैंड्स फॉर व्हाट? ओसीआई स्टैंड्स फॉर व्हाट? बताएं जरा, ओसीआई स्टैंड्स फॉर व्हाट? जी बताएं जरा, पार्टिसिपेट करें प्लीज। ओसीआई स्टैंड्स फॉर व्हाट? ओसीआई स्टैंड्स फॉर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। वेरी गुड। और इस ओसीआई के अंदर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर क्या रिकॉर्ड करते हैं? इस ओसीआई के अंदर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? वेरी गुड मरियम, शाबाश। अनरियलाइज प्रॉफिट, वेरी गुड। ओसीआई के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट। अनरियलाइज प्रॉफिट दो हमारे कोर्स का पार्ट थे। नंबर वन, एक होता है गेन ऑन रिवैल्यूएशन और दूसरा था फेयर वैल्यू गेन। अगर आपने फाइनेंशियल एसेट को फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई से मेजर किया, आई रिपीट, अगर आपने फाइनेंशियल एसेट को फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई से मेजर किया है तो उसका जो फेयर वैल्यू गेन है वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ट्रांसफर होता है। एंड एज पर आईएस 16, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो गेन ऑन रिवैल्यूएशन है वो भी ओसीआई के अंदर ट्रांसफर होता है, और उसको हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है टीसीआई। टीसीआई स्टैंड्स फॉर टेक केयर इंसान नहीं, टीसीआई स्टैंड्स फॉर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। दैट इज द कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। अब आईएफआरएस क्या कहता है कि जैसे आपने पीएनएल को कंसोलिडेट किया है उसी तरीके से आपने ओसीआई को भी कंसोलिडेट करना। जी हाँ, यानी कि लर्निंग आउटकम क्या है कि आपने ओसीआई को भी कंसोलिडेट करना है, आपने ओसीआई को भी कंसोलिडेट करना है, आपने ओसीआई को भी कंसोलिडेट करना है। सिंपल एज दैट। यानी कि आप ओसीआई को भी कंसोलिडेट करेंगे, ओसीआई को भी कंसोलिडेट करेंगे। जैसे आपने पूरे प्रॉफिट को कंसोलिडेट किया, सेम उसी तरीके से आपने ओसीआई को भी कंसोलिडेट करना है। दैट मेक सेंस, दैट मेक सेंस। जब आप पूरे पीएनएल को कंसोलिडेट कर रहे हैं तो हम ओसीआई को भी कंसोलिडेट करेंगे, ये आपने याद रखना है। दो एडजस्टमेंट्स हम एक साथ एक ही क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करेंगे, और जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं दैट इज अ बेंचमार्क क्वेश्चन। यानी कि मैंने आपको दो तीन बेंचमार्क क्वेश्चन बताए थे, उनमें एक बेंचमार्क क्वेश्चन हम एक और अभी करने जा रहे हैं। तो ये हम यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जिसमें दोनों एडजस्टमेंट देखेंगे, मिड ईयर एक्विजिशन भी होगा और आपके पास ओसीआई का एलिमेंट भी होगा। याद रखिएगा, हम ओसीआई को भी कंसोलिडेट करेंगे, लेकिन कौन सी ओसीआई को कंसोलिडेट करेंगे? जो पोस्ट एक्विजिशन होगी, जो पोस्ट एक्विजिशन होगी। क्यों? क्योंकि जो रिवैल्यूएशन सरप्लस एट द डेट ऑफ एक्विजिशन होगा वो तो गुडविल का पार्ट बन चुका होगा, और जो गुडविल का पार्ट बन जाता है वो कभी भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बनता। तो इसको हम कहते हैं दैट इज अ पोस्ट एक्विजिशन ओसीआई विल आल्सो बी कंसोलिडेटेड। इसको भी हम यहां पर कंसोलिडेट करेंगे। जी यहां तक क्लियर है इसके अंदर प्लीज?
हेलो, चलिए ना हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जरा, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। चलिए ना क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जरा, और क्वेश्चन आप सबके सामने आ रहा है जी, मुझे बताएं जरा, क्या एक्सेल की फाइल आपके सामने क्लियर है? क्या एक्सेल की फाइल आपके सामने आ रही है? यस, चलें आइए जरा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि एक्सेल पे प्रेजेंटेशन भी किस तरीके से होगी और किस तरीके से इसको यहाँ पर सॉल्व करना है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन का पहले डाटा में रीड कर रहा हूँ एंड देन फिर हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। पेपर बॉट 70% ऑफ सॉल्ट ऑन 1st of July 2006, यानी कि 2006 पे 1 जुलाई 2006 पे पेपर ने एक्वायर कर लिया सॉल्ट को, यानी कि पेपर एक्वायर्ड सॉल्ट ऑन 1st of July 2006. लेट मी चेक आउट द डेट ऑफ रिपोर्टिंग। डेट ऑफ रिपोर्टिंग क्या है? डेट ऑफ रिपोर्टिंग क्या है सर? अगर डेट ऑफ रिपोर्टिंग में देखूं तो डेट ऑफ रिपोर्टिंग मुझे दे रहा है दैट इज द 31st of March। हमने एक्वायर कब किया था? हमने एक्वायर कब किया है सर? एक्वायर किया हमने 1 जुलाई को। इसका मतलब ये कि जुलाई 2006 से लेके मार्च 2007, विच मींस अगर मैं नंबर ऑफ मंथ्स काउंट करूं तो 12 मंथ्स नहीं है ये। एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द ईयर एक्वायर नहीं किया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, यानी कि 9 मंथ्स बन रहे हैं। तो इट मींस कि यहाँ पर जो पोस्ट एक्विजिशन मंथ्स हैं वो 9 मंथ्स हैं। पोस्ट एक्विजिशन जो मंथ्स आ रहे हैं दैट इज 9 मंथ्स आ रहे हैं हमारे पास। 9 मंथ्स हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं। तो इट मींस के 9 मंथ्स हमारे पास पोस्ट एक्विजिशन मंथ्स हैं, और ये मिड ईयर एक्विजिशन का क्वेश्चन है। जब भी मिड ईयर एक्विजिशन का क्वेश्चन होगा, all what you have to do, you just need to proportionate all line items of a subsidiary company to the post acquisition months। मत भूलिएगा प्लीज, मेजॉरिटी स्टूडेंट एग्जाम के अंदर उसको प्रोपोर्शनेट करना ही भूल जाते हैं। प्लीज डोंट डू दैट ब्लंडर। चलें 70% शेयर्स एक्वायर किए सॉल्ट के अंदर। नाइस, आगे चलते जरा। फिर कह रहा है रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस आपके पास यहाँ पर प्रॉपर गिवन है। प्रॉफिट फॉर द ईयर भी आपके पास यहाँ पर गिवन है। लेट्स रीड आउट सम एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ऑन 1 जुलाई 2006, यानी कि एट द डेट ऑफ एक्विजिशन की बात कर रहा है, एन आइटम of plant in the books of salt that is subsidiary at a fair value of 5,000 in excess of its carrying amount। है कोई जो मुझे बता सके कि 5,000 क्या है? प्लीज बताएं जरा, चैट बॉक्स के अंदर बताएं जरा, ये $5,000 क्या है? रीवैल्यूएशन सरप्लस है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। सही कह रहा हूं मैं? इट्स अ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। इट्स अ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। इट्स अ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। एम आई राइट? सही कह रहा हूं मैं? ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है। ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है। जी हाँ। अच्छा, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का नॉर्मली काम होता था बैलेंस शीट के अंदर हम गुडविल की कैलकुलेशन में यूज करते थे। यहां पर क्यों दे रहा है कोई जो बता सके कि यहां पर क्यों दे रहा है? यहां पर ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट क्यों दे रहा है? यहां पर ये फेयर वैल्यू, याद रखिएगा, ये एट द डेट ऑफ एक्विजिशन की है। ये 5,000 एट द डेट ऑफ एक्विजिशन की है। नहीं बात, ये 5,000 एट द डेट ऑफ एक्विजिशन है, ये गुडविल में ट्रांसफर हो जाएगी। ये कंसोलिडेटेड पीएनएल का पार्ट नहीं बन सकती क्योंकि ये एट द डेट ऑफ एक्विजिशन है। ये यहां पर क्यों दे रहा है $5,000? ये बात ओसीआई में नहीं आएगी, ये एनसीआई में। वेरी गुड मरियम, वेरी गुड, नियरेस्ट टू। और क्लेरिफाई करें मरियम, क्या कहना चाह रही हैं आप? एनसीआई में क्या करेंगे इसका? एनसीआई में किस चीज के लिए आएगी? डेप्रिसिएशन। मुस्कान, वेरी गुड सर। मुझे इसका डेप्रिसिएशन एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमने अगर सरप्लस रिकॉर्ड नहीं किया, यानी कि सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट्स में एसेट का रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्डेड नहीं है, व्हिच मींस कि सब्सिडरी कंपनी के एसेट्स अंडर स्टेटेड हैं। और अगर सब्सिडरी कंपनी के एसेट्स अंडर स्टेटेड हैं, व्हिच मींस कि सब्सिडरी कंपनी का डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर भी अंडर स्टेटेड है, व्हिच मींस कि कंपनी सब्सिडरी के प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है। तो मुझे उस सरप्लस का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। मुझे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरे वर्ड्स को गौर से सुनिएगा, मुझे उस सरप्लस अमाउंट का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा क्योंकि सब्सिडरी कंपनी ने ऑब्वियसली उसका कोई सरप्लस रिकॉर्ड नहीं किया। और जब सरप्लस रिकॉर्ड नहीं किया तो ऑटोमेटिकली उसका डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड नहीं किया।
तो ये एडजस्टमेंट मुझे दे रहा है ताकि मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकूं, ताकि मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूं, और मुझे डेप्रिसिएशन की लोकेशन बता दी है कि डेप्रिसिएशन कहां पर रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर रिकॉर्ड करना है। खैर, इसको हम आगे चल के देखते हैं जरा। फिर इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 2, ड्यूरिंग द पोस्ट एक्विजिशन पीरियड सॉल्ट सोल्ड गुड्स टू पेपर। सॉल्ट सोल्ड, सॉल्ट ने बेचा है, यानी कि S2P है, सॉल्ट ने बेचा है, कितने के बेचे हैं 4400। ऑफ दिस अमाउंट 500 वाज इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री, यानी कि अनसोल्ड गुड्स आपको ऑलरेडी दे दिए गए हैं, अनसोल्ड गुड्स आपको ऑलरेडी दे दिए गए हैं, अनसोल्ड गुड्स आपको ऑलरेडी दे दिए गए हैं, 500 अनसोल्ड गुड्स हैं, और उसके ऊपर 35% मार्जिन है, मार्जिन यानी कि 35% ऑन सेल्स आपके पास दे दिया। अच्छा जनाब, आगे चलते जरा। फिर गुडविल अमाउंटिंग टू 800 अरोज ऑन द एक्विजिशन, कह रहा है गुडविल 800 अराइज हुई थी, which had been measured using the fair value method। पता नहीं क्यों दे रहा है ये, क्यों बता रहा है कि फेयर वैल्यू मेथड, आगे चल के डिस्कस कर लेते हैं। गुडविल इज टू बी इम्पेयर्ड बाय 10% एट द ईयर एंड, यानी कि 10% से गुडविल इंपेयर हो चुकी है, 10% से गुडविल इंपेयर हो चुकी है, एंड दिस इंपेयरमेंट लॉस शुड बी रिकॉर्डेड इन द ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसका मतलब मुझे इंपेयरमेंट लॉस भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं सॉल्ट पेड अ डिविडेंड ऑफ 500, यानी कि सॉल्ट ने, सब्सिडरी ने 500 का डिविडेंड दिया है। याद रखना, सॉल्ट ने टोटल डिविडेंड 500 दिया है, सारा डिविडेंड पेपर का नहीं होगा, पेपर की 100% एक्विजिशन नहीं है, पेपर की 100% एक्विजिशन नहीं है सर। यहां पर 500 का जो डिविडेंड सॉल्ट ने या सब्सिडरी ने दिया है सर, उसमें हमारी एक्विजिशन कितने परसेंट है, एक्विजिशन कितने परसेंट है, देखिए जरा 70% है। इसका मतलब यह है कि इस 500 का 70%, इस 500 का 70%, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 300, ये वो डिविडेंड है जो पेरेंट को रिसीव होगा। और याद रखिएगा, अगर पेरेंट को डिविडेंड रिसीव है तो इट्स अ इंट्रा आइटम एंड दिस शुड बी एलिमिनेटेड। ये जो डिविडेंड इनकम है, ये इसकी इनकम में ऑलरेडी शामिल होगी, मुझे उसमें से इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। खैर, जब हम कंसोलिडेट करते हैं तो देखते हैं जरा। सॉल्ट लैंड इंक्रीज बाय 500 ओवर इट्स वैल्यू आफ्टर द डेट ऑफ, उसको करें आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन, आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन, आई रिपीट, कह रहे हैं सॉल्ट लैंड इंक्रीज इन वैल्यू बाय $500 ओवर इट्स वैल्यू, यानी कि सॉल्ट की लैंड की वैल्यू बढ़ी है, कितने से बढ़ी है, $500 से। लेकिन कब बढ़ी है, आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद। मुझे बताएं कि ये क्या देना चाह रहा है, ये क्या देना चाह रहा है, ये क्या देना चाह रहा है। जी हाँ, ये है रिवैल्यूएशन सरप्लस आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन। मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, क्या ये जो 500 का रिवैल्यूएशन है, क्या ये हमारी कंसोलिडेटेड पीएनएल का पार्ट बनना चाहिए, और अगर बनना चाहिए तो क्यों बनना चाहिए, क्या ये हमारी कंसोलिडेटेड पीएनएल का पार्ट बनना चाहिए, और अगर बनना चाहिए तो क्यों बनना चाहिए। क्या ये रिवैल्यूएशन जो 500 का आ रहा है, क्या ये हमारी कंसोलिडेटेड पीएनएल का पार्ट बनना चाहिए, यस या नो। गेन है, और कोई रीजन बताया जरा क्यों बनना चाहिए। रिवैल्यूएशन, हमारे ये जो रिवैल्यूएशन है, ये हमारी कंसोलिडेटेड पीएनएल का पार्ट क्यों बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए कंसोलिड, क्यों, ये पोस्ट एक्विजिशन है, ये पोस्ट एक्विजिशन है, इसलिए ये पोस्ट एक्विजिशन है। पोस्ट एक्विजिशन रिवैल्यूएशन आपकी इक्विटी, यानी कि आपकी कंसोलिडेटेड पीएनएल का पार्ट बनेगा, आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का भी पार्ट बनेगा। ये कंसोलिडेटेड पीएनएल और बैलेंस शीट का पार्ट बनेगा, क्यों, क्योंकि ये पोस्ट एक्विजिशन रिवैल्यूएशन है। सो पोस्ट एक्विजिशन रिवैल्यूएशन विल बिकम द पार्ट ऑफ योर कंसोलिडेटेड पीएनएल। अच्छा, सिर्फ यहां पर ही नहीं है, बल्कि एंड एक और बात कह रहा है, क्या कह रहा है, एंड देयर वाज अ लॉस ऑन द फाइनेंशियल एसेट हेल्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई।
कह रहा है कि हमने फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के मुताबिक हमने एक लॉस भी बुक किया है फॉर द ईयर, और वो ये आपके पास लॉस कितना है, वो $100 का लॉस है, $100 का लॉस है, लेकिन कह रहा है फॉर द ईयर, पूरे साल का है, पूरे साल का लॉस है ये। यानी कि सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट्स के अंदर पूरे साल का आपके पास फेयर वैल्यू लॉस आ रहा है $100, और इसी तरीके से एक्विजिशन के बाद फेयर वैल्यू सॉरी रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है 500 का। ऑल आइटम्स आर डीम्ड टू अक्रू इवनली ओवर द टाइम, यानी कि हमने एक असम्पशन ली हुई है कि तमाम रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस पूरे साल के इवनली अक्रू हो रहे हैं, तो अब हम इसको कंसोलिडेट कर रहे हैं। अब हम इसको कंसोलिडेट करने जा रहे हैं। सर कैसे कंसोलिडेट करेंगे, कैसे कंसोलिडेट करेंगे, पहले एक काम करते हैं, पहले एक काम करते हैं, यहां पर जो आपके पास इन्वेंट्री दी हुई है अनरियलाइज प्रॉफिट, हम पहले उस अनरियलाइज प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हम वर्किंग वन कर लेते हैं, वर्किंग वन कर लेते हैं, और अनरियलाइज प्रॉफिट को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। यूआरपी को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, यूआरपी को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री। अच्छा कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले सेल्स, मुझे बताएं कि अच्छा बाय द वे सेल्स की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पर, कितने के गुड्स बेचे, यहाँ पर कितने के गुड्स बेचे, यहाँ पर कह रहा है कि ड्यूरिंग द पोस्ट एक्विजिशन पीरियड सॉल्ट सोल्ड गुड्स टू पेपर फॉर 4,400 इट मींस के सॉल्ट टू पेपर है, पहली बात सॉल्ट टू पेपर है, और सेल्स आ रही है दैट इज 4,400, बल्कि इसको सेल्स नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे दैट इज द इंट्रा सेल्स। और इसी तरीके से इंट्रा परचेजेस, क्योंकि जब भी आपके पास यहाँ पर इंट्रा सेल्स और परचेजेस होंगी या इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग होगी, तो याद रखिएगा दो प्रॉब्लम्स होंगी, एक तो इंट्रा सेल्स और रेवेन्यू को, इंट्रा सेल्स और परचेजेस को रिमूव करना है, और दूसरा अनरियलाइज प्रॉफिट को रिमूव करना है। अब आए जरा यूआरपी कैलकुलेट करते हैं। यूआरपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको बता दिया गया है कि कंपनी के पास अनसोल्ड गुड्स कितने हैं, अनसोल्ड गुड्स 500 अनसोल्ड गुड्स हैं, और प्रॉफिट मार्जिन दे रहा है 35%। सो इट मींस 500 मल्टीप्लाई बाय 35%। अनसोल्ड गुड्स ऑलरेडी दिए में, तो उसका मतलब ये कि मेरे पास जब अनसोल्ड गुड्स हैं तो उस अनसोल्ड गुड्स का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लूंगा, दैट इज 175। जी यहां तक क्लियर है सबको, प्लीज बताएं जरा। सो इंट्रा सेल्स और इंट्रा परचेजेस को भी एलिमिनेट करना है, यूआरपी को भी एलिमिनेट करना है। चलें आगे चलते हैं जरा। अच्छा इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट देख लेते हैं जरा, इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट, गुडविल की एडजस्टमेंट है, लेकिन जब वो पीएनएल कंसोलिडेट करेंगे उसी वक्त कर लेंगे उसको, और कोई फिलहाल एडजस्टमेंट नहीं है। तो आया जरा पीएनएल को कंसोलिडेट करते हैं, पीएनएल को कंसोलिडेट करते हैं, जरा पीएनएल को कंसोलिडेट करते हैं हम, पीएनएल को कंसोलिडेट करने जा रहे हैं, सीएसपीएल बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है रेवेन्यू, रेवेन्यू, रेवेन्यू पेरेंट का रेवेन्यू दिया हुआ है 31,200, 31,200 प्लस सब्सिडरी का दिया हुआ है 10,400। जी सही कर दिया मैंने ये, कोई चेंज कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर, बताएं जरा मुझे, कोई चेंज कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर। बस ये फाइनल हो गया, इंट्रा शुड बी एलिमिनेटेड। ठीक है मुस्कान कह रही है सर इंट्रा को एलिमिनेट करें, इंट्रा एलिमिनेट कर देते 4,400, 4,400। चले मुस्कान मैंने इंट्रा एलिमिनेट कर दिया, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बताएं जरा शाबाश जल्दी से एवरीवन, इबाद, मरियम, हमजा, एक्सेलेंट हमजा, वेरी गुड वेरी गुड। मीडियर है मीडियर, मेजॉरिटी बच्चा भूल जाता है, जज्बात में आ जाता है। सर वेरी इजी क्वेश्चन, पेरेंट प्लस सब्सिडरी माइनस इंट्रा, पेरेंट प्लस सब्सिडरी माइनस इंट्रा, पेरेंट प्लस सब्सिडरी माइनस इंट्रा ना। सर ये इंट्रा तो मैं माइनस कर दूंगा, उसको छोड़ें। ये 10,400 जो दिया हुआ है ये मिड ईयर है, यानी कि ये टोटल फॉर द ईयर है, पूरे 12 महीने का है, और हमारे मिड ईयर जो मंथ्स बन रहे हैं दैट इज 9 मंथ्स। इसका मतलब ये है कि मुझे इसको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा पोस्ट एक्विजिशन मंथ्स के ऊपर। सो 31,200, 31,200 प्लस ब्रैकेट ओपन 10,400, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, द ब्रैकेट क्लोज।
अब हम माइनस करेंगे इसमें से इंट्रा आइटम जो कि आपके पास आ रहा है, दैट इज 4400। जी क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मिड ईयर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, मिड ईयर मुश्किल नहीं है, मिड ईयर याद रखना पड़ता है, यानी कि आपको मिड ईयर की डेट याद रखनी है कि ये मिड ईयर एक्विजिशन है। आपने जब क्वेश्चन देखा पेपर के अंदर मिड ईयर का है, आप अपनी रफ शीट के अंदर लिख दे बड़ा बड़ा कि मिड ईयर का क्वेश्चन है, ताकि वो आपको याद दिलाए कि आपने सब्सिडरी कंपनी के तमाम लाइन आइटम को प्रोपोर्शनेट करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा। इसके बाद आ रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स, अगेन कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है हमारे पास? पेरेंट कंपनी का कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है 17,800 प्लस ब्रैकेट ओपन सब्सिडरी कंपनी का हमारे पास दिया हुआ है 5,600, लेकिन अगेन मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12 ब्रैकेट क्लोज। अब करेंगे हम एडजस्टमेंट, जिसमें सबसे पहले हम क्या एडजस्ट करेंगे बताएं जरा, मुझे आप लोग गाइड करें जरा प्लीज। क्या एडजस्ट करें सबसे पहले बताएं जरा। जी बताएं जरा, शाबाश जल्दी से। इंट्रा परचेजेस, वेरी गुड। इंट्रा परचेजेस को एलिमिनेट कर दिया, और बताएं और क्या होगा? और कोई एडजस्टमेंट होगी? कॉस्ट ऑफ यूआरपी, यूआरपी को प्लस करेंगे माइनस करेंगे, बताएं जरा, शाबाश। यूआरपी को प्लस करेंगे माइनस करेंगे, वेरी गुड, वेरी गुड, प्लस करेंगे। याद रखिएगा हम प्लस जरूर कर रहे हैं लेकिन एलिमिनेट कर रहे हैं, बड़ी अजीब बात है, गहरी बात है ये, बड़ी गहरी बात है ये। हम कर तो प्लस रहे हैं लेकिन कर एलिमिनेट रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर इनवर्स रिलेशन है, तो मैंने यूआरपी के सेल से इसको लिंक कर दिया। और कोई एडजस्टमेंट होगी? और कोई एडजस्टमेंट होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर, बताएं जरा, शाबाश। जी क्या और कोई एडजस्टमेंट होगी? क्वेश्चन की एडजस्टमेंट्स को एक मर्तबा देखें जरा। और कोई एडजस्टमेंट? जी हाँ मरियम, वेरी गुड। एडजस्टमेंट के अंदर आपको दिया हुआ है डेप्रिसिएशन, क्या दिया हुआ है आपको? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कह रहा है कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। इंपेयरमेंट लॉस को हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन कह रहा है ये जो फेयर वैल्यू डेप्रिसिएशन है ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज होगा। इस क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन आपको गिवन नहीं है, मुझे अलग से कैलकुलेट यानी कि खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन यानी कि इसके अंदर, अच्छा पहली बात मुझे बताएं, डेप्रिसिएशन जब मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा तो ऐड करूंगा लेस करूंगा? जी मुझे बताएं जरा, डेप्रिसिएशन जब मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा ऐड करूंगा लेस करूंगा? वेरी गुड, क्यों? क्योंकि हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक्सपेंस को बढ़ा रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को इंक्रीज कर देंगे। नाइस, वेरी गुड। चले अच्छा, अब मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर यहाँ पे इंक्रीज करने जा रहा हूँ, प्लस का साइन लगा दिया। अब मैं यहीं पे ब्रैकेट ओपन करूंगा, मैंने आपसे कहा था जब एक ही सेल में मल्टीपल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जो नई कैलकुलेशन होगी उसको ब्रैकेट में डाल दें आप, दैट इज वेरी सिंपल। आप चाहें तो अलग से कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल में कैलकुलेट करना होगा। आप अपने कैलकुलेटर में करके टाइप नहीं करेंगे वैल्यूज को, प्लीज याद रखिएगा। ईच एंड एवरी कैलकुलेशन शुड बी प्रेजेंटेड ऑन योर एक्सेल फाइल। आपको जो पेपर फाइल होगी उसके ऊपर आपने उसको प्रेजेंट करना है। अच्छा अब मुझे यहाँ पर इसके अंदर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या है? दैट इज 500 इज द सरप्लस डिवाइडेड बाय सॉरी यस 5,000 इज द सरप्लस, 5,000 इज द सरप्लस डिवाइडेड बाय 10। सेट हो गया, और तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बताएं जरा। सरप्लस 5,000 का था, 5,000 का रिवैल्यूएशन सरप्लस, 10 years इज द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। और कुछ करना पड़ेगा इसके अंदर, बताएं जरा। जी वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड। मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, क्यों सर? इसलिए क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से, ये बाय डिफॉल्ट आपको एनुअल डेप्रिसिएशन देता है, ये बाय डिफॉल्ट आपको एनुअल डेप्रिसिएशन देता है। यानी कि जो 500 का डेप्रिसिएशन आएगा दैट वुड बी एन एनुअल डेप्रिसिएशन। और हमारे यहां पर मिड ईयर एक्विजिशन है, मिड ईयर एक्विजिशन का मतलब यह है कि मैं जो डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा वो प्रोपोर्शनेट करके करूंगा। याद रखिएगा प्लीज, हम ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ये प्रोपोर्शनेट करके करेंगे, क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट 5,000 डिवाइडेड बाय 10 दैट विल डेफिनेटली गिव यू द एनुअल डेप्रिसिएशन।
लेकिन मुझे यहाँ पर 9 मंथ्स का जब पीएनएल बनाना है तो डेप्रिसिएशन जो इस साल का मैं रिकॉर्ड करूंगा ये 9 मंथ्स का कैलकुलेट करूंगा, सो मल्टीप्लाई बाय 9 एंड डिवाइडेड बाय 12। फॉर्मूला देंगे जरा, फॉर्मूला नजर आ रहा है सबको? जी फॉर्मूला नजर आ रहा है सबको? प्लीज देखें जरा। ये पूरा सेल क्लियर है सबको? कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग क्लियर है सबको? अच्छा सॉरी, कर दिया हमजा, कर दिया। 9 डिवाइडेड बाय 12, थैंक यू हमजा। चले जनाब, ये हमारे पास आ गया कॉस्ट। अच्छा एक और चीज, ये हमें सारी चीजें चाहिए माइनस में, तो हम इसको पूरा एक बड़ा सा ब्रैकेट लेते हैं फ्रॉम दी स्टार्ट टिल दी एंड, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस के साइन के साथ, तो ये वैल्यू हमारे पास माइनस में आ जाएगी। यानी कि हमने सारी वर्किंग को दो बड़े ब्रैकेट्स के अंदर यानी कि हमने कवर कर दिया, तो ये हमारे पास वैल्यू माइनस के साथ आ गई, यानी कि -18150। अब हम सिंपली इसके ऊपर सम का फॉर्मूला लगा देंगे, और सम का फॉर्मूला लगाने के बाद हम टोटल करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, दैट इज द ग्रॉस प्रॉफिट। जी यहां तक क्लियर है सबको? चले, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अच्छा ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे पास आ रहा है, पेरेंट कंपनी का जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे पास दे रहा है, दैट इज 8500, 8500 प्लस, अगेन ब्रैकेट ओपन, 3200, मत भूलिएगा मिड ईयर एक्विजिशन का क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12 होगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमने ले लिया, और कोई एडजस्टमेंट आएगी इसके अंदर बताएं जरा, क्या और कोई एडजस्टमेंट इसके अंदर आएगी? इंपेयरमेंट लॉस, वेरी गुड। इंपेयरमेंट लॉस को रिकॉर्ड करेंगे तो प्लस कर देंगे। याद रखिएगा, चाहे वो डेप्रिसिएशन ऑफ फेयर वैल्यू का या इंपेयरमेंट लॉस हो, हम फॉर द ईयर का लेंगे, टोटल इंपेयरमेंट लॉस नहीं लेंगे। टोटल डेप्रिसिएशन यानी कि अगर एक्वायर किए हुए 2 या 3 साल हो चुके होते, तो हम 3 सालों का इंपेयरमेंट लॉस या 3 साल का डेप्रिसिएशन नहीं लेते, हम डेप्रिसिएशन या इंपेयरमेंट लॉस लेंगे फॉर द ईयर। पीएनएल में हमेशा फॉर द ईयर की वैल्यूज आती हैं, तो फॉर द ईयर हम यहाँ पर लेते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ ही फॉर द ईयर है, तो मुझे यहाँ पर इसके अंदर बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और फॉर द ईयर मेरे पास कितना दिया हुआ है, कह रहा है कि 10% से गुडविल इंपेयर हो चुकी है, और गुडविल हमने कैलकुलेट की थी 800 ऑन द एक्विजिशन which had been measured with the fair value, goodwill is to be impaired by 10%। 10% से यानी कि 800 का 10%, दैट इज 800 का 10%, 800 का मल्टीप्लाई बाय 10%। जी यहां तक क्लियर, इसके अंदर वर्किंग समझ में आ रही है? पेरेंट का ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिया, सब्सिडरी का प्रोपोर्शनेट किया, प्लस इंपेयरमेंट लॉस हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, 800 का 10%। जी क्लियर है यहां तक सबको? एक और बात, इस इंपेयरमेंट लॉस को प्रोपोर्शनेट करने की जरूरत नहीं है, नहीं करेंगे हमजा, मैं तेरे दिल की आवाज सुन चुका था, मैं तेरे दिल की आवाज ऑलरेडी सुन चुका था, मुझे तेरे दिल की आवाज पहुंच चुकी थी हमजा। दिल से दिल का रिश्ता है ये मेरे भाई, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये गुडविल अराइज हुई थी एक्विजिशन पे, और ये जो इंपेयरमेंट हुआ है ये हुआ ही एक्विजिशन के बाद है। गुडविल आपके पास अराइज हुई एक्विजिशन पे, तो ये जो इंपेयरमेंट लॉस है ये फॉर द ईयर नहीं है। गुडविल तो पहले थी नहीं, गुडविल तो अभी एक्वायर हुई है 1 जुलाई पे, जब तुमने बिजनेस एक्वायर किया था। तो जो इंपेयरमेंट लॉस है ये रेलेवेंट पीरियड का इंपेयरमेंट लॉस है। हमसा समझ रहा है मेरी बात को भाई? ये इंपेयरमेंट लॉस रेलेवेंट पीरियड का है। हमजा समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये इंपेयरमेंट लॉस हमारे 9 मंथ्स का है, क्योंकि गुडविल को पैदा हुए 9 महीने हुए, तो उसका मतलब ये है कि ये जो इंपेयरमेंट लॉस है ये उन्हीं 9 मंथ्स का इंपेयरमेंट लॉस है। चलिए जनाब एंटर करते हैं जरा 10-0। अच्छा अगेन इसको हमें माइनस के साथ करना है,
तो एक बड़ा सा ब्रैकेट एक एंड में और एक स्टार्ट में, और इससे पहले हम लगा देंगे एक माइनस का साइन, सो कि हमारे पास वैल्यू आ जाए माइनस में। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके पास यहां पर आ जाएगा 10980। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, सम का फॉर्मूला लगा देंगे हम 54, ये आपके पास आ गया, दैट इज प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। अच्छा, अब इसके अंदर आ रहा है हमारे इन्वेस्टमेंट इनकम, पेरेंट की इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही है जी, इसमें कोई एडजस्टमेंट होगी? जीरो हो जाएगी इन्वेस्टमेंट इनकम? बताएं जरा सब, क्या इन्वेस्टमेंट इनकम जीरो हो जाएगी? सोचो सोचो जरा सोचो, पेरेंट की इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही है 2000, क्या पूरी इन्वेस्टमेंट इनकम जीरो हो जाएगी? बताएं जरा, बताएं जरा सब, क्या ये पूरी इन्वेस्टमेंट इनकम जीरो हो जाएगी? बोलो बोलो, टेल टेल। जी बताएं जरा, क्या ये पूरी इन्वेस्टमेंट इनकम जीरो हो जाएगी? इबाद, मरियम, मुस्कान, आयशा। नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? इबाद, जीरो क्यों हो जाएगी पूरी? क्या ये पूरी इन्वेस्टमेंट इनकम सब्सिडरी से मिली है? सब्सिडरी से जो इन्वेस्टमेंट इनकम मिली है, दैट इज द डिविडेंड। और सब्सिडरी ने डिविडेंड कितना दिया है? सब्सिडरी ने डिविडेंड कितना पे किया है? अगर चेक करो सब्सिडरी ने डिविडेंड कितना पे किया है, देखो जरा। सब्सिडरी ने डिविडेंड आपको दिया है, यानी कि आपको नहीं दिया, सब्सिडरी ने जो डिविडेंड पे किया है दैट इज $500। और ये $500 भी तुम्हें पूरे नहीं मिले। तुम्हें क्या लगता है इबाद साहब, ये आपकी खुश फहमी है कि सब्सिडी यानी कि सॉल्ट की जिंदगी में सिर्फ तुम हो? इबाद साहब, ये आपकी खुश फहमी है? सब्सिडी ने यानी कि सॉल्ट ने अगर डिविडेंड दिया है $500 का, ये आपकी खुश फहमी है कि $500 आपको मिलेंगे पूरे? भाई, सॉल्ट की जिंदगी में सिर्फ पेपर नहीं है, नमक की जिंदगी में खाली सिर्फ काली मिरी नहीं है, नमक की जिंदगी के अंदर अंडा भी है, नमक की जिंदगी के अंदर बहुत सारे सालन भी हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो इसका मतलब अगर नमक ने आज डिविडेंड बांटा है, तो मानता हूं पेपर को भी मिलेगा, लेकिन औरों को भी मिलेगा। और सॉल्ट ने जब डिविडेंड 500 का दिया है, तो पेपर को कितना परसेंट मिलेगा? 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 70%। वेरी गुड। इसका मतलब यह है कि सॉल्ट ने जो टोटल 500 का डिविडेंड दिया है, इसमें पेरेंट की जो इन्वेस्टमेंट इनकम बनी होगी, वो बनी होगी 300। यानी कि हम इसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? 500 का, 500 का 70%। क्या ये कैलकुलेशन समझ में आ रही है? बताएं जरा मुझे। पूरा 2000 माइनस नहीं करेंगे, पूरा 500 भी माइनस नहीं करेंगे। अगर यहां पे वो लिख देता कि सॉल्ट पेड डिविडेंड टू पेपर 500, अपने मुंह से बोलता जैसा भी उसका मुंह है, तो फिर मैं 500 माइनस कर देता। लेकिन अभी कह रहा है कि सॉल्ट पेड डिविडेंड ऑफ 500, किसको पे किया नहीं बता रहा, इसका मतलब सबको पे किया है। तो नमक की जिंदगी में बहुत सारे लोग हैं। आप ये ना समझेंगे नमक की जिंदगी में सिर्फ पेपर है। वो अलग बात है कि कॉम्बिनेशन अच्छा है सॉल्ट एंड पेपर, लेकिन सॉल्ट ने और भी लोगों के साथ और भी जगहों पे सेटिंग बिठाई हुई है, इन्वेस्टमेंट की भी, आई मीन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो एवरीबॉडी एंड सोल। चले ना, गुड है। अब मैं इसको बतावा, मैं इसको एंटर प्रेस कर देता हूं जरा। अच्छा, लेकिन इन्वेस्टमेंट इनकम को हम प्लस करेंगे, और प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास सम का फॉर्मूला लग जाएगा, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन प्लस दिस। तो ये हमारे पास आ गया 7120, और इसको हम यहां पर नाम देंगे दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से हम माइनस कर देंगे इनकम टैक्स को, और इनकम टैक्स हमारे पास अगेन पेरेंट का दिया हुआ है दैट इज 2100, प्लस सब्सिडरी का लेंगे, लेकिन अगेन मिड ईयर एक्विजिशन है, भूल ना जाना सनम। हाँ, भूल ना जाना। मल्टीप्लाई बाय 9 थे डिवाइडेड बाय 12।
ये हमने इनकम टैक्स यहां पर प्लस कर दिया, लेकिन अगेन मुझे ये वैल्यूज माइनस में चाहिए, तो मैं दो बड़े ब्रैकेट लगाऊंगा, एक एंड में एक स्टार्ट में, और उसको मल्टीप्लाई के सॉरी माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आए जरा देखते हैं, सम करते हैं और देखते हैं कि क्या आ रहा है हमारे पास। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर, इनकम टैक्स माइनस करने के बाद ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट फॉर द ईयर। लेकिन याद रहे पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। इस क्वेश्चन की लास्ट एडजस्टमेंट क्या कह रहे हैं, लास्ट एडजस्टमेंट के अंदर सॉल्ट लैंड इंक्रीज इन वैल्यू बाय $500 ओवर इट्स वैल्यू आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन डेट के बाद $500 से सॉल्ट यानी कि सब्सिडरी कंपनी का रिवैल्यूएशन सरप्लस बढ़ा है, पोस्ट एक्विजिशन सरप्लस है, और अगर ये पोस्ट एक्विजिशन सरप्लस है तो ओसीआई में आएगा। एंड दिस इज नॉट द केस ओनली, कह रहा है कि आईएफआरएस 9 के मुताबिक फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई से एक इन्वेस्टमेंट मेजर की थी, उसका लॉस आ रहा है, and there was a loss on financial asset held at fair value through OCI for the year। लेकिन ये पूरे साल का है, ये पूरे साल का है, $100 का लॉस है। इसका मतलब मुझे यहां पर ओसीआई का कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का लर्निंग आउटकम भी यही है कि ओसीआई की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले आ रहा है रिवैल्यूएशन सरप्लस, या हम लिख देते हैं गेन ऑन सरप्लस या गेन ऑन रिवैल्यूएशन, और दूसरा आपके पास आ रहा है फेयर वैल्यू गेन। अच्छा, गेन ऑन रिवैल्यूएशन अगर पेरेंट का होता तो मैं लेता, लेकिन नहीं अभी, तो जीरो, प्लस सब्सिडरी का है कितना है 500, 500। सर क्या इसको प्रोपोर्शनेट करने की जरूरत है, नहीं, उसने कहा है कि ये आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन है, ये फॉर द ईयर नहीं है, आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन है, तो हमने आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन अगर दिया हुआ है तो मुझे इसको मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12 करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने कर दिया गेन ऑन रिवैल्यूएशन। अच्छा, फिर इसके बाद आते फेयर वैल्यू गेन, अगर पेरेंट का होता तो लेते, लेकिन अभी पेरेंट का कोई गेन फेयर वैल्यू गेन नहीं है, सब्सिडरी का है तो प्लस का साइन, और सब्सिडरी का आपके पास यहां पर दिया हुआ है लॉस, लॉस दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, इसका मतलब यहां पर हम कर देते हैं माइनस, बेसिकली 100 का लॉस दिया हुआ है, 100 का लॉस दिया हुआ है, लेकिन अगेन ये जो 100 का लॉस है, ये जो 100 का लॉस है ये फॉर द ईयर है, ये फॉर द ईयर है, इसका मतलब ये कि इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 9 और डिवाइडेड बाय 12। जी क्या ये बात समझ में आ रही है, बताएं जरा प्लीज। ये फॉर द ईयर का लॉस था, इसलिए हमने इसको प्रोपोर्शनेट कर दिया। जी जनाब, इन्वेस्टमेंट इनकम का सेल में शो कर देता हूं, पहले ही बता दें ओसीआई क्लियर है, ये माइनस का 75 आ गया, ये माइनस का 75 आ गया ये। यानी कि अगर मैं इसका सम कर लूं इन दोनों का, यानी कि ओसीआई का, तो ओसीआई का सम आ जाएगा 425, और हम फाइनली करेंगे क्या, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था उसमें हम प्लस कर देंगे ओसीआई को, दैट इज 425, तो 5070 ये कहलाएगा टीसीआई, ये कहलाएगा टीसीआई। टीसीआई स्टैंड्स फॉर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम का सेल शो कर रहा हूं हमजा। जी मुझे सब प्लीज एक्नॉलेज कर दें, क्या ये क्लियर है सबको। जी यहां तक क्लियर है सबको। पीएनएल हमने पूरी ड्राफ्ट कर दी, बट वी ऑल नो दैट कि पीएनएल सिर्फ नहीं ड्राफ्ट कर रही है हमें, यानी कि सिर्फ ये एंड नहीं है, हमें इसके बाद और भी करना होता है। इसके बाद मेन काम क्या है, इसके बाद एक और काम है, वो क्या है बताएं जरा। जी जनाब, इसके बाद एक और भी इंपॉर्टेंट काम है, बताएं जरा क्या करना है इसके बाद। एट्रीब्यूशन, वेरी गुड। जी हाँ,
अब यहां पर समझने वाली चीज सुनेगा जरा। अब आईएफआरएस ये कहता है जब आप एट्रीब्यूशन करेंगे, एट्रीब्यूशन जब करेंगे तो गौर से सुनिएगा। अब एट्रीब्यूशन दो होंगी, दो एट्रीब्यूशन आपने करनी होंगी। नंबर वन, सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट्रीब्यूटेबल टू, पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को एट्रीब्यूट करना है। दो लोगों में एट्रीब्यूट करते हैं हम, नंबर वन ग्रुप एंड सेकंड वन इज द एनसीआई। अच्छा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है कितना सर? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 4645, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। मुझे इसको एट्रीब्यूट करना है, इसको एट्रीब्यूट करना है, 4645 को एट्रीब्यूट करना है। सर किसकी एट्रीब्यूशन ज्यादा आसान है? एनसीआई की ऑब्वियसली। तो आए जरा एनसीआई के एट्रीब्यूशन करते हैं जरा। एनसीआई, एनसीआई के एट्रीब्यूशन करते हैं जरा। एनसीआई के अंदर सबसे पहले सब्सिडरी का प्रॉफिट चाहिए मुझे, सब्सिडरी का प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर, सब्सिडरी का प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आ रहा है? सब्सिडरी का प्रॉफिट फॉर द ईयर आ रहा था 1100, ऐसा ही है। सब्सिडरी का प्रॉफिट फॉर द ईयर आ रहा है 1100। गौर से देखिएगा प्लीज, एट्रीब्यूशन के अंदर, एट्रीब्यूशन के अंदर कुछ चीजें रिकॉल भी होंगी। सब्सिडरी का प्रॉफिट फॉर द ईयर आ रहा है 1100। सबसे पहला काम तो ये कर लो भाई कि ये मिड ईयर एक्विजिशन है, मिड ईयर एक्विजिशन है। और अगर ये मिड ईयर एक्विजिशन है तो इसका मतलब ये है कि मुझे सब्सिडरी कंपनी के, मुझे सब्सिडरी कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उसको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा 9 मंथ्स के ऊपर। तो इट मींस कि 1100 मल्टीप्लाई बाय 9 ते डिवाइडेड बाय 12, ये जो 1100 दिया हुआ था ये 12 मंथ्स का प्रॉफिट था। तो ये हमारे पास 825 का प्रॉफिट आ गया, दैट इज 825 प्रॉफिट है 9 मंथ्स का। अब इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, गौर से सुनिएगा। एडजस्टमेंट्स क्या हो सकती हैं? 4 या 5 एडजस्टमेंट है जो एनसीआई के अंदर आएंगी। नंबर वन, सबसे पहली चीज कि ये देखो कि जो गुड्स बेचे थे, पेरेंट ने सब्सिडरी को बेचे थे या सब्सिडरी ने पेरेंट को? अगर सब्सिडरी ने पेरेंट को बेचे तो ये जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है 175 का, ये सब्सिडरी कंपनी के सेल्स में रिकॉर्डेड है, ये सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट्स में रिकॉर्डेड है। ये सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट्स में रिकॉर्डेड होने का मतलब कि सब्सिडरी कंपनी का जो ये प्रॉफिट आ रहा है ये प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है। क्या मेरी बात समझने में क्या कह रहा हूं? हेलो एवरीवन, अगर सब्सिडरी ने गुड्स बेचे हैं तो उसका मतलब सब्सिडरी के बुक्स में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट शामिल है। और अगर ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट सब्सिडरी के बुक्स में शामिल है तो उसका मतलब यह है कि सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है। और हमने ये जो प्रॉफिट अभी उठाया है ये क्वेश्चन से उठाया है हमने, यानी कि ये अनएडजस्टेड प्रॉफिट उठाया है हमने। क्या मेरी बात समझ में आ रही? मैं क्या कह रहा हूं? जी बताएं जरा मुझे, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब मुझे बताएं इसको प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, वेरी गुड। तो हम यहाँ पे लेस कर देंगे, लेस कर देंगे, क्या लेस कर देंगे? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री, ऑन इन्वेंटरी। कितना माइनस करेंगे सर? माइनस करेंगे 175 जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है ऑलरेडी। चलें और बताएं जरा, और इसके अलावा बताएं जरा, और क्या एडजस्टमेंट आ सकती है इसके अंदर, बताएं जरा। याद रखिएगा ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री कब आएगा? इफ द गुड्स आर सोल्ड बाय S2P, यानी कि अगर S2P होगा तो ये यूआरपी यहां पर एडजस्ट होगी। अगर P2S होगा तो एनसीए में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा इसका। चलें और बताएं जरा इसके अलावा और क्या एडजस्टमेंट हो सकती है? फेयर वैल्यू डेप्रिसिएशन, वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड। फेयर वैल्यू डेप्रिसिएशन सर क्या मतलब? सब्सिडरी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ओवरस्टेटेड है, क्यों? सब्सिडरी कंपनी ने डेप्रिसिएशन ही रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। कौन सा डेप्रिसिएशन सर? वो डेप्रिसिएशन जो सरप्लस पे रिकॉर्ड होना चाहिए था। क्यों रिकॉर्ड नहीं किया? क्योंकि सब्सिडरी कंपनी ने रिवैल्यूएशन सरप्लस ही रिकॉर्ड नहीं किया था। तो हमने रिवैल्यूएशन सरप्लस को रिकॉर्ड भी करवाया बैलेंस शीट के अंदर
और उसका रेलेवेंट डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर रहे हैं। तो सर हमने रिकॉर्ड कर तो लिया था अभी जब हम कंसोलिडेट कर रहे थे। अरे बाबा हमने कंसोलिडेट करते वक्त तो एडजस्ट कर दिया, लेकिन ये जो आप प्रॉफिट लेकर आ रहे हैं 825 या 1100 का, ये अनएडजस्टेड प्रॉफिट है। तो मैं इसमें से डेप्रिसिएशन को यहां पर माइनस करूंगा, और जो डेप्रिसिएशन था दैट वाज 5000 डिवाइडेड बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, यही था। जी ऐसा ही है। 9 मंथ्स का हमने लिया था, 9 मंथ्स का हमने डेप्रिसिएशन यहां पर एडजस्ट कर दिया, 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हमने यहां पर एडजस्ट कर दिया। सर ये फेयर वैल्यू डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट कब आएगी, यानी कि हमें कब एनसीआई से माइनस करना है, कब नहीं करना? जब भी फेयर वैल्यू डेप्रिसिएशन अगर हो, हमेशा करेंगे, ऑलवेज, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस की कोई एडजस्टमेंट दे रहा है तो उसका डेप्रिसिएशन हम हमेशा एनसीआई में से एडजस्ट करेंगे। जी क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो। जी बात। हमजा। मरियम। आयशा। अगर क्लियर आ रही है, राहीन, अगर क्लियर है तो मुझे बताएं जरा, और क्या एडजस्टमेंट आएगी इसके अंदर? क्या और कोई एडजस्टमेंट यहां पर आएगी, बताएं जरा। वेरी गुड, वेरी गुड। इम्पेयरमेंट लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस, और इम्पेयरमेंट लॉस को मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12 करने की जरूरत नहीं है, अभी मैंने समझाया था हमजा। ये इम्पेयरमेंट लॉस अराइज ही आपके पास एक्विजिशन के बाद हुआ है। अच्छा इम्पेयरमेंट लॉस कितना था बाय द वे? इम्पेयरमेंट लॉस, गुडविल कितनी थी, गुडविल कितनी थी? 800 का 10%, 800 का 10%। ये भी हम लेस कर देंगे, ये भी हम लेस कर देंगे। तो यूआरपी हमने यहां पर कर दिया एडजस्ट, फेयर वैल्यू डेप्रिसिएशन, इंपेयरमेंट लॉस। अब गौर से सुनिएगा, ये तीन एडजस्टमेंट है जो कि एग्जामिनर यूजुअली टेस्ट करता है। ये तीन एडजस्टमेंट एग्जामिनर लाजमी टेस्ट करता है, ये तीन एडजस्टमेंट लाजमी टेस्ट करता है। अब मैं एक दो और एडजस्टमेंट बता रहा हूं, ये कंडीशनल है, कभी करता है कभी नहीं करता, नॉर्मली नहीं करता, लेकिन पता होना चाहिए। आप भी इसकी ट्रीटमेंट बताएंगे। अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन नॉन करंट एसेट, अनरियलाइज प्रॉफिट अगर नॉन करंट एसेट ट्रांसफर, अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है, लेकिन हम रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। आपको पास एक फॉर्मेट बन जाएगा पूरा, एक पूरा फॉर्मेट बन जाएगा, मैक्सिमम क्या क्या चीजें आ सकती हैं। अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन नॉन करंट एसेट, अगर सब्सिडरी ने, गौर से सुनिएगा, अगर सब्सिडरी ने पेरेंट को, अगेन S2P है, S2P नॉन करंट एसेट ट्रांसफर किया है, तो उसमें जो गेन ऑन डिस्पोजल है, याद रखिएगा हम उसको गेन नहीं कहते, हम उसको कहते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट। वो सब्सिडरी कंपनी ने अदर इनकम में रिकॉर्ड किया हुआ होगा गेन ऑन डिस्पोजल, अनरियलाइज प्रॉफिट है, रिमूव करना पड़ेगा, तो हम लेस करेंगे। फिलहाल अभी हमारे पास नहीं है तो मैंने जीरो पुट कर दिया। मैं एज अ फॉर्मेट बना रहा हूं तो आपको आपको याद रहे, ये शुरू की जो तीन एडजस्टमेंट मैंने किए ना, ये आपके पास नॉर्मली ऑन एंड ऑफ पूछता रहता है एग्जामिनर, ये इसकी फेवरेट तीन एडजस्टमेंट है। यूआरपी और नॉन करंट एसेट नॉर्मली नहीं पूछता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। नंबर टू, अब इस नॉन करंट एसेट के ट्रांसफर की वजह से एक डेप्रिसिएशन का प्रॉब्लम आता था, उसको कहते थे एक्सेस डेप्रिसिएशन। प्लीज कंफ्यूज मत कीजिएगा, फेयर वैल्यू डेप्रिसिएशन अलग है, एक्सेस डेप्रिसिएशन अलग है। फेयर वैल्यू डेप्रिसिएशन का मतलब है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस के ऊपर जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रहा है। एक्सेस डेप्रिसिएशन का मतलब यह है कि आपने नॉन करंट एसेट ट्रांसफर किया है, अब उस ट्रांसफर प्राइस के ऊपर, हायर अमाउंट के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रहा है, इसको कहते हैं एक्सेस डेप्रिसिएशन। अच्छा एक्सेस डेप्रिसिएशन के लिए, एक्सेस डेप्रिसिएशन, एक्सेस डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होता है, ये एक्सेस डेप्रिसिएशन जो रिकॉर्डेड है, ये परचेजिंग कंपनी के अंदर होता है। सही कह रहा हूं मैं? यानी कि अगर एस ने पी को ट्रांसफर किया है तो एक्सेस डेप्रिसिएशन किसके अकाउंट्स में होगा, बताएं जरा। आई रिपीट,
अगर एस ने नॉन करंट एसेट पी को ट्रांसफर किया है तो एक्सेस डेप्रिसिएशन किसके अकाउंट्स में होगा? वेरी गुड राइन, शाबाश। अगर एस ने पी को नॉन करंट एसेट ट्रांसफर किया है तो एक्सेस डेप्रिसिएशन पी के अकाउंट्स में है। वेरी गुड। तो इसका मतलब वो पी के अकाउंट से एलिमिनेट होना चाहिए, एडजस्ट होना चाहिए। लेकिन अगर पी ने एस को ट्रांसफर किया है, पी ने एस को ट्रांसफर किया है, तो अब मुझे बताएं वो एक्सेस डेप्रिसिएशन किसके अकाउंट्स में होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर पी ने एस को ट्रांसफर किया है तो अब एक्सेस डेप्रिसिएशन किसके अकाउंट में से एडजस्ट होगा? बोलो बोलो, टेल टेल। शाबाश, वेरी गुड। तो इसका मतलब यह है कि एक्सेस डेप्रिसिएशन जो ट्रांसफर होगा वो एस के अकाउंट में से होगा, विच मींस कि एनसीआई में एडजस्टमेंट कब आएगी एक्सेस डेप्रिसिएशन की? इफ इट इज पी टू एस, इफ इट इज पी टू एस। गौर से सुनिएगा, अगर एस टू पी है, सब्सिडरी ने पेरेंट को नॉन करंट एसेट ट्रांसफर किया है, तो यूआरपी की तो एडजस्टमेंट होगी लेकिन एक्सेस डेप्रिसिएशन की कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। समझ रहे मेरी बात को? अगर सब्सिडरी ने पेरेंट को नॉन करंट एसेट ट्रांसफर किया है तो हम यूआरपी की तो एडजस्टमेंट करेंगे लेकिन एक्सेस डेप्रिसिएशन की कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर पी ने एस को नॉन करंट एसेट ट्रांसफर किया है तो यूआरपी की एडजस्टमेंट नहीं होगी, एक्सेस डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट होगी। क्या मेरी बात समझ में आती है? जी बताएं जरा मुझे, क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? अच्छा, अब एक्सेस डेप्रिसिएशन का प्रॉब्लम क्या था कि सब्सिडरी कंपनी ने ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है। सब्सिडरी कंपनी ने ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है, यानी कि सब्सिडरी कंपनी का जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा 825 या जो भी प्रॉफिट है, इसमें ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। मेरे अल्फाज में गौर करें और मुझे इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताएं कि अब यहां पर करूंगा क्या? मैं ऐड करूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड राइन, आप समझ गए मेरी बात, मेरे जज्बात को। यहां पर हम इस एक्सेस डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे या लेस करेंगे? जी बताएं जरा, ऐड करेंगे लेस करेंगे? जी बाकी लोग बताएं जरा। ऐड करेंगे हमजा, ऐड करेंगे। क्यों भाई? सब्सिडरी कंपनी ने ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है। हमजा सोच, सब्सिडरी कंपनी ने ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है। क्यों? क्योंकि उसने नॉन करंट एसेट को ज्यादा अमाउंट पे रिकॉर्ड कर दिया है। अब जब सब्सिडरी ने ज्यादा अमाउंट पे रिकॉर्ड कर दिया है तो डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज कर दिया है। जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा चार्ज कर दिया तो प्रॉफिट कम हो चुका है। सब्सिडरी का प्रॉफिट कम हो चुका है, तुम्हें अब सब्सिडरी का प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। तो हम इस एडजस्टमेंट को ऐड करेंगे, याद रखिएगा प्लीज। सारी एडजस्टमेंट्स लेस होती हैं सिवाय एक के, एक्सेस डेप्रिसिएशन, बस याद रखिएगा। सारी एडजस्टमेंट माइनस करेंगे सिवाय एक के, दैट इज एक्सेस डेप्रिसिएशन। एक्सेस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को हम ऐड करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है एवरीबॉडी इन सोल? हेलो? चलिए, अभी फिलहाल हमारे पास, मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट भी बना दिया तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। हम यहाँ पर तमाम वैल्यूज को ले लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। 195 ये हमारे पास आ गया। अच्छा, ये 195 क्या है? ये एडजस्टेड प्रॉफिट है। ये एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया सब्सिडरी का, सब्सिडरी का एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया।
अब हमें एनसीआई चाहिए। एनसीआई का परसेंटेज कितना था? एनसीआई का परसेंटेज 25 30, सॉरी। एनसीआई का परसेंटेज हमारे पास आ रहा है, दैट इज 30। तो हम यहाँ पे एनसीआई की परसेंटेज ले लेते हैं। नहीं, मैंने यही कहा था, अगर S2P है, जरा सोचिए, अगर S2P है तो वो एक्सेस डेप्रिसिएशन P कंपनी के अकाउंट्स में है। इसका मतलब P कंपनी का प्रॉफिट अनएडजस्टेड है, सब्सिडरी के प्रॉफिट में उसकी कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। इसका मतलब फिर मैं यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं करता, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है कि एक्सेस डेप्रिसिएशन सिर्फ तभी एडजस्ट होगा जब P2S होगा। हमजा समझ रहे हैं मेरी बात? गॉट इट? 58.5 ये हमारे पास क्या गया, दैट इज द एनसीआई। तो ये एनसीआई हम इंक्लूड कर देते हैं, और एनसीआई की हम देख लेते हैं, ये आ रहा है V36। और जब ये हमारे पास आ गया, फॉर्मूला कॉपी के लिए शॉर्टकट के अलावा कैसे करेंगे? समझा नहीं मैं, राइम क्या कहना चाह रही हैं आप? फॉर्मूला कॉपी, फॉर्मूला कहाँ पे कॉपी करें? फॉर्मूला क्यों कॉपी किया? मतलब ये जो भी मैंने ये 58.5 सेल में पोस्ट किया, इसकी बात कर रही हैं आप? तो किस में? ये 195? आप वॉइस खोल के भले अगर मुझे बता दें, मैं कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। चलें। अच्छा, ग्रुप प्रॉफिट, अब ग्रुप प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट वुड बी द बैलेंसिंग फिगर 4645 माइनस 58.5। 58.5, तो ये आपके पास 4586 ये आ जाएगा, दैट इज अ ग्रुप प्रॉफिट। ये आपके पास ग्रुप प्रॉफिट की अमाउंट यहां पर आ गई। बट दिस इज नॉट द एंड, दिस इज नॉट द एंड। सर ये हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को एट्रीब्यूट किया है, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को एट्रीब्यूट किया है। आईएफआरएस कहता है कि जब ओसीआई अगर होगा तो आपने टीसीआई को भी एट्रीब्यूट करना है। टीसीआई एट्रीब्यूटेबल टू, टीसीआई एट्रीब्यूटेबल टू, टीसीआई को भी एट्रीब्यूट करना है। किस में एट्रीब्यूट करना है? दो लोगों में। नंबर वन, ग्रुप में एट्रीब्यूट करेंगे, ग्रुप में एट्रीब्यूट करेंगे, और दूसरा एनसीआई में एट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, पहले मैं देख लूं जरा टीसीआई की वैल्यू कितनी है। टीसीआई की वैल्यू आ रही है, दैट इज 5070। 5070 इज द टीसीआई वैल्यू। टीसीआई की वैल्यू आ रही है 5070। याद रखना, इस टीसीआई के अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स शामिल है। यानी कि ये 5070 कैसे बना भाई? 4645 के साथ मिलके बनाइए। इसका मतलब यह है कि इस टीसीआई में, मेरे अल्फाज गौर से सुनिएगा, इस टीसीआई के अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी शामिल है। इस टीसीआई के अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इंक्लूडेड है। सुनते हो? इस टीसीआई के अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इंक्लूडेड है। इस टीसीआई के अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी शामिल है। इसका मतलब अगर मैं एनसीआई को कंट्रीब्यूट दे रहा हूं तो एनसीआई को दो चीजें मिलेंगी। नंबर वन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नंबर टू, ओसीआई। सही कह रहा हूं मैं? यानी कि अगर मैं 50-70 यानी कि टीसीआई में डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा तो टीसीआई में दो चीजें हैं, एक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दूसरा ओसीआई। टीसीआई में दो चीजें हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और ओसीआई। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और ओसीआई, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और ओसीआई। सही कह रहा हूं मैं?
भाईजान टीसीआई के अंदर दो चीजें हैं, टीसीआई के अंदर दो चीजें हैं, इस टीसीआई के अंदर दो चीजें, नंबर वन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड नंबर टू ओसीआई। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 4645। ओसीआई कितना है? 425। ये दोनों मिलके टीसीआई बने। इसका मतलब अगर मुझे टीसीआई एट्रीब्यूट करना है तो टीसीआई एट्रीब्यूट करने का मतलब मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी एट्रीब्यूट करूंगा और ओसीआई भी एट्रीब्यूट करूंगा। इट मींस एनसीआई को दो चीजें मिलेंगी, एनसीआई को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी मिलेगा और ओसीआई भी मिलेगा। चले आए जरा हम इसका एनसीआई कैलकुलेट करते हैं। सर ये किया तो था, अरे बाबा ये एनसीआई था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब हम एनसीआई एट्रीब्यूट करने जा रहे हैं अगेन, एनसीआई एट्रीब्यूट करने जा रहे हैं बट दिस टाइम फॉर दी टीसीआई। अच्छा इसके अंदर सबसे पहली चीज मैंने क्या कहा, जब मैं टीसीआई एट्रीब्यूट कर रहा हूं तो उसमें सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देना है, और एनसीआई का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है ना यार। एनसीआई का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कितना हिस्सा है कोई जो मुझे बता सके? एनसीआई का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कितना हिस्सा है कोई जो मुझे बता सके? एनसीआई का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कितना हिस्सा है? गौर से सुने, एनसीआई का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कितना हिस्सा है बताएं जरा। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। फिर अभी कैलकुलेट किया हमने, ये रहा 58.5। इसका मतलब ये है कि 58.5 तो ये हो गया। देखो टीसीआई एट्रीब्यूट करने का मतलब दो चीजें एट्रीब्यूट करनी है, एक तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दूसरा ओसीआई। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, अब आते हैं जरा ओसीआई। ओसीआई एट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा एनसीआई किसको कहते हैं? सब्सिडरी का 30%, सब्सिडरी का वो हिस्सा जो हमने एक्वायर नहीं किया, इसका मतलब सब्सिडरी की ओसीआई का 30%, सब्सिडरी की। और यहां पर इत्तेफाक की बात है कि यहां पर ओसीआई है ही सब्सिडरी की, पेरेंट की तो कोई ओसीआई थी नहीं इधर, तो इसका मतलब सब्सिडरी की ओसीआई। और सब्सिडरी की ओसीआई कितनी थी? सब्सिडरी की जो ओसीआई आ रही थी दैट इज 425 नेट। नेट अगर देखें तो नेट आपके पास सब्सिडरी की जो ओसीआई आ रही है दैट इज 425। सो 425 का 30%। अगर सब्सिडरी की कोई ओसीआई नहीं होती तो यहां पर जीरो आ जाता, जीरो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं हमजा, पहली बात हमजा मुझे ये बताओ कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की एट्रीब्यूशन की, यानी कि अगर मैं ये कहूं कि ये वाला जो एरिया था, ये वाला एरिया, क्या ये क्लियर है? ये वाला सिर्फ इतना बताओ मुझे पहले, क्या ये वाला एरिया क्लियर है? ये बताओ जरा पहले हमजा, क्या ये वाला एरिया क्लियर है? चलो अब आते हैं जरा पीएनएल की तरफ। हमजा गौर से सुनना, आईएफआरएस कहता है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे लाल, मेरे पीले, कर देता हूं मैं इसको लाल, ये ले। आईएफआरएस ये कहता है कि तुमने इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को तो एट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को तो तुमने एट्रीब्यूट कर दिया, लाल नहीं भाई रुक जा, अब हो गया, आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को तो एट्रीब्यूट कर दिया। आईएफआरएस कहता है भाई ये बता मेरे चंदा, ये इस एरिया को तूने अकेला किसके लिए छोड़ा है? इसको तो तूने एट्रीब्यूट ही नहीं किया, तो क्या करें? तो कह रहा है भाई अब एक काम कर, इस टीसीआई को एट्रीब्यूट कर। तुमने ये तो बता दिया कि 4645 में एनसीआई का हिस्सा कितना है और ग्रुप का हिस्सा कितना है, वो तुमने यहां पर कैलकुलेट करके बता दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई, मुगैम्बो खुश हुआ, ये तूने यहां पर कैलकुलेट करके बता दिया। अब आईएफआरएस कह रहा है कि ये बता मेरे बच्चे कि इस 5070, ये रहा 5070, इस 5070 में ग्रुप का हिस्सा कितना है और एनसीआई का हिस्सा कितना है? क्या हमजा ये मेरे अल्फाज तुझे समझ में आ रहे हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की एट्रीब्यूशन तूने कर दी, आईएफआरएस खुश हुआ। अब आईएफआरएस कह रहा है कि ये बता कि इस 5070 में ग्रुप का हिस्सा कितना है और एनसीआई का हिस्सा कितना है। अब एक सवाल,
ये 50-70 बना कैसे? तो मैंने इसकी तुझे यहाँ पे दो जड़ी बूटियां बताई है भाई। ये 50-70 कैसे बना? इसके अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और ओसीआई शामिल है। देख सही कह रहा हूं मैं? हमजा चेक कर जरा। ये 50-70 के अंदर दो कंपोनेंट है। एक तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 4645 और दूसरा 425 का ओसीआई शामिल है। चलो गुड हो गया। अब मुझे ये बताना है कि इस 50-70 में ग्रुप का हिस्सा कितना है और एनसीआई का हिस्सा कितना है। हमें पता है कि एनसीआई की कैलकुलेशन ज्यादा आसान है, तो हम हमेशा से एनसीआई की वर्किंग करते हुए आए हैं, तो हम इस दफा भी एनसीआई की ही वर्किंग करेंगे। हम इस दफा भी एनसीआई की वर्किंग करेंगे। अच्छा, अब जब मैं एनसीआई की वर्किंग में आया, ये रही एनसीआई की वर्किंग। अच्छा, सबसे पहली चीज कि मुझे पता है कि इस टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के दो टुकड़े हैं, एक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दूसरा ओसीआई। मुझे क्या बताना है कि एनसीआई का, क्या कहा, एनसीआई का टीसीआई में कितना शेयर है। गौर से सुन, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एनसीआई का टीसीआई में कितना शेयर है। अब सवाल ये पूछो कि सर टीसीआई में है क्या? टीसीआई में दो चीजें हैं, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दो चीजें हैं। हमजा बता दो चीजें क्या है? टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दो चीजें क्या है? बता जरा, बता जरा, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दो चीजें क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। और आपस की बात है हमजा, किसी को बताइयो मत कि हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है कि एनसीआई को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से क्या मिलेगा। बता कितना मिलेगा? एनसीआई को कितना मिलेगा? एनसीआई को इस प्रॉफिट ऑफ जो तुमने वैल्यू लिखी है 4645, इसमें एनसीआई को कितना बांटा है हमने? एनसीआई को कितना बांटा है हमने? एनसीआई को कितना? वेरी गुड, ऐसे ही। तो इसका मतलब भाई टीसीआई के अंदर दो चीजें हैं। ये देख तेरे सामने मैंने लिखा है, टीसीआई के अंदर दो चीजें, एक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दूसरा ओसीआई। आधा काम तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं भाई। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो इसका हिस्सा था दैट इज 58.5। हमजा क्या ये बात समझ में आ रही है? देख तूने खुद बोला है अभी, टीसीआई के अंदर दो चीजें हैं, पैट और ओसीआई, 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 पैट और ओसीआई। अब रह गया ओसीआई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। एनसीआई की डेफिनेशन क्या है? एनसीआई की इक्वेशन क्या है? सब्सिडरी का 30%। सही कह रहा हूं मैं? सब जवाब दें जरा प्लीज। सब्सिडरी का 30%, एनसीआई की डेफिनेशन यही है ना? अभी एनसीआई की इक्वेशन यही बन रही है ना, सब्सिडरी का 30%। बताएं जरा, सब्सिडरी का 30%। सही कह रहा हूं मैं? हमजा, अरे ओ हमजा, वेरी गुड। इसका मतलब यह है कि ओसीआई का मतलब यह होगा कि सब्सिडरी के ओसीआई का 30%, सब्सिडरी के ओसीआई का 30%। मुझे बताओ क्या सब्सिडरी का ओसीआई है? मुझे बताओ क्या सब्सिडरी का ओसीआई है? हमजा बताओ, क्या सब्सिडरी का ओसीआई है? जी बताएं जरा, क्या सब्सिडरी का ओसीआई है? वेरी गुड। और लोग भी बताएं जरा प्लीज, क्या सब्सिडरी का ओसीआई है या नहीं है? भाई सब्सिडरी का ओसीआई है ना? सर कहाँ है सब्सिडरी का ओसीआई? इधर देखो, इधर देखो, इधर यहां पे आओ। मुझे बताओ, तुमने गेन ऑन रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड किया था, पेरेंट का 0 था,
पेरेंट का 0 था, सब्सिडरी का 500 था। इसी तरीके से फेयर वैल्यू लॉस पे आओ, पेरेंट का 0 था, सब्सिडरी का आपके पास यहां पर आया था 75। इसका मतलब इस वक्त ओसीआई के अंदर जो नेट अमाउंट 425 आ रही है, ये है ही पूरी सब्सिडरी की। सही कह रहा हूं मैं? इसका मतलब ये है कि सब्सिडरी की ओसीआई कितनी है? 425। 425, इसका मतलब 425 का 30%, 425 का 30%। जी क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो हमजा भाई। इन शॉर्ट सिंप्लीफाई करो हमजा, टीसीआई के अंदर दो चीजें भाई, पैट और ओसीआई। पैट और ओसीआई, पैट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वहीं से छाप देंगे। ओसीआई के लिए देखना ये पड़ेगा कि क्या सब्सिड, लिख लो अपने पास ये लाइन, क्या सब्सिडरी की कोई ओसीआई है? अगर यहां पर कह देता है कि सब्सिडरी की कोई ओसीआई नहीं है, सिर्फ पेरेंट की है, तो यहां पे मैं लिख देता ओसीआई 0। ओसीआई 0 लिख देता है, मैं 127 की जगह 0 आ जाता है यहां पर। लेकिन चूंकि यहां पर सब्सिडरी की ओसीआई थी, तो सब्सिडरी की ओसीआई का 30%, उस सब्सिडरी की ओसीआई का 30%। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? प्लीज बताएं जरा। 186 हमारे पास यहां पे आ गया। तो ग्रुप की वैल्यू आ जाएगी 5070 माइनस दिस। तो ये आपके पास आ गया, दैट इज द ग्रुप टीसीआई। ये आपके पास क्या लाएगा? दैट इज द ग्रुप टीसीआई। कि टीसीआई में ग्रुप का जो हिस्सा है 4884। जी प्लीज बताएं जरा, कंफर्म करें क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने दो तीन क्वेश्चन आप लोग ऐसे बेंचमार्क मार्क किए थे कि जब आप रिवीजन कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको पूरा कंसोलिडेशन पढ़ने की या सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको बेंचमार्क क्वेश्चन कराए, तीन चार, वो तीन चार क्वेश्चन आप करेंगे, कंसोलिडेशन पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा। तो पीएनएल का एक अच्छा क्वेश्चन है जिसके अंदर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी है, यूआरपी भी है, मिड ईयर भी है। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। जी यहां तक क्लियर है सबको? प्लीज बताएं जरा। हेलो। तो ये हमारे पास जो है वो पूरा पीएनएल का क्वेश्चन था हमारे पास।